प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग BSEB यानी कि बिहार बोर्ड के बुक को देखेंगे। और ये हमारा कक्षा 8 का बुक है और हमारा चैप्टर 3 है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है और हमारे पाठ का नाम है ग्रामीण जीवन और समाज। आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। पिछले अध्याय में आपने यह जाना कि किस तरह एक व्यापारिक कंपनी ने भारत में अपना राज कायम किया। आपने यह भी जाना कि इसका एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। इस लाभ के लिए ही अंग्रेज़ों ने शुरुआत में तो भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में लिया और आगे चलकर ऐसे कानून बनाए, ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जो उनके भाषण और उनके लाभ को लगातार बढ़ाती रहे। इन सभी बातों को आप आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। वर्तमान पाठ में आप इस बात को जानेंगे कि अंग्रेज़ों के भाषण का प्रभाव भारतीय गांवों पर किस प्रकार पड़ा। अंग्रेजी शासन के पहले के भारतीय गांव। हमेशा से ही भारत की अधिकांश आबादी गाँवों में रहती आई है और आज भी कुछ आबादी का 68% भाग गाँवों में ही रहती है। इसका अर्थ यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था गाँवों पर ही आधारित है। गांव के लोगों की मेहनत और श्रम के बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों का निर्माण हुआ। वहां रहने वाले किसानों के कठोर श्रम से प्राप्त आय से ही यह देश आत्मनिर्भर और संपन्न था। ज़्यादातर गांवों में सभी तरह के काम करने वाले लोग रहते थे जो उन गांवों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग भी गाँव में रहता था जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी ज़मीन होती थी। वे ही गाँवों से लगान कृषि उपज पर राजा द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर की वसूली करते थे। इसके एवज में या फिर राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में इन्हें ज़मीनें मिलती थी। वे ही गाँव से लगान कृषि उपज पर राजा द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर की वसूली करते थे। इसके एवज में या फिर राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में उन्हें ज़मीनें मिलती थी। उस समय गाँव के लोग अपनी आवश्यकता की ज़्यादातर चीज़ों का उत्पादन एवं निर्माण स्वयं करते थे। यहाँ की अधिकांश आबादी का मुख्य काम कृषि था। खेती के लिए जमीन उन्हें राजा से मिलती थी, इसी के बदले लगान लिया जाता था। समूची जमीन का मालिक राजा ही होता था। जमींदार एवं किसानों का भूमि पर अधिकार तभी तक रहता था जब तक राज्य को लगान मिलता रहता था। ऐसा नहीं होने पर तुरंत ही राजा द्वारा जमीन छीन ली जाती थी। गांव में लोग प्रायः मिलजुल कर सहयोग से रहते थे। छोटे मोटे झगड़ों का समाधान भी आपस में ही हो जाता था। राजा का या उसके अधिकारियों का गांव में ज़्यादा से ज़्यादा दखल नहीं रहता था। बस वे निर्धारित लगान वसूल करते थे। राज्य अपने कर्मचारियों और जमींदारों के माध्यम से किसान का पूरा ध्यान रखता था। वह जानता था कि अगर इन किसानों द्वारा खेती का काम बंद कर दिया जाएगा तो उसकी आमदनी कम हो जाएगी। यहीं से उसके लिए खर्च हेतु पैसा, व्यापारियों के लिए वस्तु एवं सेना, पुलिस तथा अन्य कर्मचारियों के लिए भोजन आदि का प्रबंध होता था। इस तरह गांव ही किसी भी भाषण की आमदनी का मुख्य स्रोत था। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने भी सबसे पहले गाँव पर ही ध्यान दिया और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की सोची। अंग्रेजों को लगान वसूली का अधिकार मिला। पिछले अध्याय में आपने यह जाना कि किस तरह अंग्रेजों को भारत के बड़े और समृद्ध क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लगान वसूली का अधिकार मिल गया। इससे भारत से व्यापार के लिए चीज़ें खरीदने के लिए अपने देश में धन लाने की उनकी समस्या का समाधान हो गया। लेकिन अब भारत में कई और तरह के खर्च उनके सामने आ गए। इनमें सबसे प्रमुख अपने अधिकार में आए इलाकों के प्रशासन का खर्च था। दूसरे, उन्हें अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए लगातार युद्ध करना पड़ रहा था, उसका खर्च था। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उनके पास आमदनी का एक ही स्रोत था, वह था बंगाल की लगान वसूली में होने वाला मुनाफा। लगान वसूली के लिए शुरू में तो उन्होंने पहले से चली आ रही व्यवस्था को ही बनाए रखा। इसके लिए शुरुआत में वे पहले से विद्यमान जमींदारों से ही काम लेते रहे, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की इच्छुक अंग्रेजी सरकार वर्तमान व्यवस्था से प्राप्त होने वाले आय से संतुष्ट
संतुष्ट नहीं थी। इसके लिए आगे चलकर उन्होंने लगान वसूली के अधिकार की नीलामी करनी शुरू करी। जो व्यक्ति किसी खास इलाके में ज़्यादा लगान वसूल करने की बोली लगाता, उसे लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता। इसे आप ठेकेदारी व्यवस्था कह सकते हैं, परंतु यह व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। इस व्यवस्था में ठेकेदारों को फायदा हो रहा था। वे तय राशि से जितना ज़्यादा वसूल करते, वह उनका ही हो जाता। यहाँ पे अंग्रेजों के समय का गांव दिखाया गया है। किसानों के लिए यह भी तरीका बहुत हानिकारक था, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि किस साल उन्हें कितना लगान देना है। दूसरे ठेकेदारों का ध्यान केवल पैसा वसूली पर होता था। कृषि का उत्पादन या किसानों की आय कैसे बढ़े, इसकी चिंता उन्हें नहीं होती थी। कंपनी सरकार के लिए यह एक समस्या। उन्हें व्यापार के लिए एक निश्चित धनराशि निश्चित समय पर चाहिए था, मगर इस व्यवस्था से उन्हें यह पता नहीं चल पाता था कि अगले वर्ष उन्हें कितनी आमदनी होने वाली है। उन्होंने कुछ वर्षों तक इस व्यवस्था को चलाए रखा, लेकिन वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एवं नियमित धन लगान के रूप में प्राप्त होता रहे। कल्पना करें, लगान वसूली का अधिकार मिलने से गाँव में क्या परिवर्तन आया होगा। आपकी नज़र में अब भूमि का मालिक कौन हो गया है। लगान व्यवस्था की शुरुआत। लगान व्यवस्था की शुरुआत कई तरह के प्रयासों के बाद आखिर में सन 1789 के आसपास कंपनी सरकारों ने जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। आगे चलकर सन 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित कर लिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। इसे स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। एक आकलन के अनुसार यदि किसानों की उपज को 100 माना जाए तो इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजी सरकार को उनमें से लगभग 45% हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदार और उसके करिंदे अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूलते थे और शेष 40% किसानों के पास बचता था। अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों से यह करार किया कि भविष्य में इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन जमींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय जमा करवाना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सरकार को इस बात की और कोई परवाह नहीं थी कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई या पैदावार कम हुई है। जमींदारों को हर हाल में तय राशि नियत तिथि को जमा करना ही था। यह व्यवस्था बंगाल, वर्तमान बंगाल, बिहार व उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू किया गया। सन 1790 के आसपास तक ये इलाके कंपनी के अधीन थे। इस व्यवस्था के लागू होने से भारतीय ग्रामीण समाज में एक नई बात सामने आई। जमींदार जो अब तक अपने इलाके में केवल लगान वसूल करने के अधिकारी होते थे, अब जमीन के मालिक बना दिए गए। यह जमीन सरकार के अधिकारियों की बहुत सोची समझी नीति थी। इसके बाद अगर कोई जमींदार नियत तिथि तक पूरी राशि का इंतजाम नहीं कर पाता था, तो उसके पास यह विकल्प होता था कि वह जमींदारी का कुछ हिस्सा गिरवी रख कर कर्ज ले ले और अपना भुगतान कर दे, या फिर वह अपने इलाके की कुछ ज़मीन बेचकर भी पैसों का इंतजाम कर सकता था। ऐसा करने के पीछे एक दूसरी सोच भी थी। अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि ज़मीन के मालिक बन जाने से जमींदार खेती में सुधार और पैदावार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनके अपने देश तथा यूरोप के अन्य देशों में कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी। एक बात और, वे भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए भारतीय लोगों में से ही अपने लिए एक समर्थक समूह तैयार करना चाहते थे। एक ऐसा समूह जो अपना अस्तित्व अंग्रेजों के यहाँ बने रहने में देखता हो। इसके लिए जमींदारों से बेहतर समूह उसके लिए और कोई नहीं हो सकता था। इन लोगों का अपने इलाके के गाँव पर काफ़ी प्रभाव होता था और इनके माध्यम से अंग्रेजों के लिए भारतीय गाँवों पर नियंत्रण कर पाना भी काफ़ी आसान था। आगे चलकर अंग्रेजी सरकार की यह नीति काफ़ी सफल सिद्ध हुई। 20वीं सदी में जब उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो इस वर्ग के अधिकांश लोगों ने इनका साथ दिया, मगर इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि सरकार ने जमींदारों से उन्हें दी गई जमीन के बदले कितनी लगान ली जानी थी यह तो तय कर दिया था, लेकिन किसानों से जमींदार कितना वसूलेंगे यह तय नहीं किया।
इसका प्रभाव यह पड़ा कि कई जमींदार ज़रूरत से ज़्यादा पैसा किसानों से वसूल करते थे, जिससे किसानों पर कर का बोझ काफ़ी बढ़ गया। दूसरे समय पर लगान न चुका पाने के कारण कई पुराने जमींदार जो अपने किसानों से बलपूर्वक लगान वसूल नहीं करते थे, उनकी जमींदारी चली गई और उनकी जगह ऐसे लोगों ने ले ली जिन्हें किसान व गांव के हित में कोई मतलब नहीं था। कई जमींदार कर्ज के बोझ से दब गए और धीरे धीरे उनकी उनकी जमींदारी महाजनों व व्यापारियों के हाथ चली गई। इस व्यवस्था के लागू होने से कंपनी सरकार की समस्या थोड़े दिनों के लिए समाप्त हो गई, लेकिन सन 1815 से 20 तक उनके अधीन कई और इलाके आ गए और वहां के लिए भी कोई लगान व्यवस्था तय करनी थी। स्थायी व्यवस्था के लागू होने के समय से कंपनी के अधिकारियों में दो मत थे। एक मत तो उसके पक्ष में था, जबकि दूसरे मत वाले लोगों को यह लगता था कि इससे कंपनी सरकार को नुकसान हो रहा है। वे चाहते थे कि सरकार को कुछ वर्षों बाद लगान राशि को बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखना चाहिए था। उनका मानना था कि सरकार का खर्च लगातार बढ़ता जाएगा और इसे पूरा करने का कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी ओर अधिकारियों को यह भी समझ में आने लगा था कि इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा फायदा जमींदारों को हो रहा था। उन्हें बगैर कुछ किए ही अच्छा धन मिल रहा था, तो उनके विचार से क्यों नहीं सीधे किसानों से ही संपर्क किया जाए। इस विचारधारा के पीछे एक अंग्रेज अर्थशास्त्री रिकार्डो की सोच का बड़ा हाथ था। अब जब कुछ नए इलाके में लगान व्यवस्था तय करने का समय आया तो दूसरे मत वाले लोगों की जीत हुई। रिकार्डो के अनुसार उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, जो सन 1821 में प्रकाशित हुई थी। जमींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता था, मजदूर अपना श्रम लगाता है, पूंजीपति अपना पूंजी लगाता है, उद्यमी उद्योग संगठन में सक्रिय होता है। जमींदार जमीन के लिए जो किराया पाते हैं वह सीमित मात्रा में उपलब्ध जमीन पर उनके एकाधिकार की वजह से उन्हें मिलता है। उनके विचार में उत्पादन में भूस्वामियों का कोई सकारात्मक योगदान नहीं होता है, इसलिए शासन को उनकी आय पर कर लगाना चाहिए। उचित तो यह होता कि जमीन पर उनके मालिकाना अधिकार को समाप्त कर शासन सारी जमीन अपने हाथ में ले ले और उसे उद्यमी लोगों को उपलब्ध कराए। गतिविधि रिकॉर्डों के मत के अनुरूप बड़े और संपन्न किसानों की आय पर वर्तमान समय में कर लगाना क्या उचित होगा, सोचें। रैयतवाड़ी व्यवस्था। एक नई व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से शुरू की गई। इसमें किसानों के साथ सीधा करार किया गया। इन इलाकों में परंपरागत रूप से जमींदार नहीं होते थे, इसलिए कंपनी सरकार ने किसी नए व्यक्ति को जमींदार बनाकर स्थापित करने की जगह सीधा किसानों से ही संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था में लगान में उपज के आधार पर तय हुआ। पहले जमीन की गुणवत्ता देखी गई, फिर पिछले कुछ वर्षों की उपज का औसत निकाला गया। उसमें किसानों की खेती पर होने वाले खर्च को काटकर जो बचता था उसका 50% लगान के रूप में तय किया गया, मगर इसे स्थायी नहीं बनाया गया। प्रत्येक 30 वर्ष बाद लगान की राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया। इस व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया था। महलवारी व्यवस्था। पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर जब अंग्रेजी सरकार का कब्जा हुआ तो वहां उन्होंने सीधा किसानों की जगह गांव या काफ़ी बड़े जमीन मालिकों या परिवारों, जिन्हें महाल कहा जाता था, को इकाई माना और उनके साथ लगान वसूली करार किया। इस व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें बड़े परिवार या गांव प्रमुख गांव भर से लगान इकट्ठा कर सरकार तक पहुंचाते थे। लगान की मात्रा तय करने का तरीका यहाँ भी रैयतवाड़ी व्यवस्था वाला ही था। उपज से खेती के खर्च को घटाकर जो बचता था उसका लगभग 50% लगान तय कर दिया गया। इसे मात्र 30 वर्षों के लिए ही लागू किया गया। महल। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में बड़े गांव या कुछ गांवों के समूह को महाल कहा जाता था। गांवों के समूह या कुछ गांव को महाल। इन 3 प्रकार की भूमि व्यवस्था को अगर अंग्रेजों के शासन वाले भारतीय क्षेत्र में प्रसार के तहत देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल कृषि योग्य भूमि में 19% स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था, 29% महलवारी व्यवस्था के तहत एवं 52% रैयतवाड़ी व्यवस्था में आता था। इसे आप मानचित्र में देख सकते हैं।
नई लगान व्यवस्थाओं का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। सबसे पहली बात तो यह कि स्थायी बंदोबस्त से लगभग आधे पुराने जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्होंने तय समय पर लगान जमा नहीं किया था। दरअसल उनके लिए किसानों से लगान के ज़्यादा ज़बरदस्ती करना संभव नहीं था। किसानों के साथ उनके काफ़ी पुराने संबंध थे। दोनों में भावनात्मक स्तर पर एक संबंध होता था। उससे पहले खराब होने वाले अकाल की स्थिति में लगान के दबाव बनाना असंभव होता था। आपने यह भी देखा है कि नई व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान या ज़मींदार को बना दिया गया। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। इससे गांव में महाजन के रूप में एक प्रभावी समूह आ गया। इन लोगों के द्वारा जमीन के एवज में धन दिया जाता था। धीरे धीरे यह समूह गांव में सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि गांव के कई किसान और जमींदार इनसे कर्ज लेते थे। लगान की दर तीनों ही व्यवस्थाओं में काफ़ी ऊंची थी, इसलिए किसान खेती में सुधार के लिए कोई प्रयास कर पाने में भी असमर्थ हो गए। रैयतवारी और माहलवारी में तो किसान खेती में सुधार का प्रयास भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो अगली बार उनके लगान की दर बढ़ा दी जाएगी। अंग्रेज सरकार को तो केवल लगान से मतलब होता था, उन्हें खेती में सुधार की कोई चिंता नहीं रही। इस तरह तीनों व्यवस्थाओं ने गांव के किसानों और जमींदारों दोनों को एक तरह से बर्बाद कर दिया। मजबूत हुए तो महाजन या नए ज़मीन के मालिक, जिन्होंने पुराने जमींदारों की जगह ले ली थी। 1875 का दक्कन विद्रोह। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। इन क्षेत्रों में रैयतवारी प्रणाली लागू थी। यहाँ किसान लगान की ऊंची दर के कारण परेशान थे। समय पर लगान चुकाने के लिए वे महाजनों से ऊंचे ब्याज दर पर पैसा लेते थे और इस तरह वे उनके चंगुल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे। इस विद्रोह के किसानों ने महाजनों को अपना निशाना बनाया, उनके खिलाफ अहिंसक तरीके से अपना विरोध शुरू किया। महाजनों का सामाजिक बहिष्कार हुआ और उनके घरों पर हमला करके उनकी लाल बही दस्तावेजों को लूट लिया गया और उसे सामूहिक रूप से जलाया गया। दरअसल उस बही में किसानों को दिए गए धन और उसका ब्याज का पूरा हिसाब किताब होता था, इसलिए किसानों ने उसे जलाया। यह एक तरह से महाजनों के चंगुल से उनके मुक्त हो जाने को सूचित कर रहा था। धीरे धीरे महाजनों ने उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाना ही बेहतर समझा। इस तरह यह विद्रोह महाजनों के शोषण के विरुद्ध किया जाने वाला अहिंसक संघर्ष के रूप में जाना गया। बाजार के लिए नई फसलों का उत्पादन। नई लगान व्यवस्था के साथ साथ अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग तरह की फसलों के उत्पादन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया। ये आम खाद्य फसलों से अलग थी, जिनसे कारखानों में दूसरी वस्तुएं तैयार की जाती थी। उदाहरण के लिए बंगाल में किसानों को पटसन, असम में चाय, बिहार में नील, शोरा और अफीम, मध्य व पश्चिम भारत में कपास इत्यादि फसलों का उत्पादन करने को कहा गया। इन फसलों का किसानों या गांव के लोगों के लिए कोई विशेष इस्तेमाल नहीं था, मगर बाजार में इनकी कीमत ज़्यादा होती थी और किसान इसे बेचकर नगद पैसे प्राप्त कर सकते थे, इसलिए उन्हें नकदी फसल भी कहा जाता था। कंपनी को इन फसलों की आवश्यकता अपने देश के कारखानों में कच्चे माल के रूप में थी और कुछ अन्य फसलों को वे दुनिया के अलग देशों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते थे। सभी तरह की नकदी फसलों में अंग्रेज़ों को ज़्यादा जोर नील के उत्पादन पर था। बहुत पहले से ही समूचे यूरोप में कपड़ों को रंगने के लिए भारतीय नील की मांग थी। इसके व्यापार में लगे अंग्रेज व्यापारियों को इससे काफ़ी मुनाफा होता था, इसलिए वे किसानों को अग्रिम धन देकर सहायता भी करते थे। आगे चलकर जब वे शासक बन गए तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को डराना, धमकाना या लोभ लालच भी देना शुरू कर दिया। कई अंग्रेज अधिकारी एवं व्यापारियों ने तो स्वयं ही जमींदारों से ज़मीन पट्टे पर लेकर उसमें मजदूरों से नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पाद होता है जिसे खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता था, जैसे गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम इत्यादि। नील की खेती की समस्याएं। नील की खेती किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी।
मगर उन्हें अपनी ज़मीन के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती करनी पड़ती थी। इसके लिए उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा बाध्य किया जाता था। किसानों की प्राथमिकता हमेशा से ही खाद्य फसलों का उत्पादन होता था। इससे उन्हें न केवल उस फसल के लिए अनाज मिलता था, बल्कि बुरे दिनों के लिए वे उसमें कुछ बचा के भी खा लेते थे। नील की खेती धान के मौसम में ही की जाती थी और अंग्रेज बागान मालिकों किसानों से जबरन हल बैल लेकर पहले अपने नील की बुआई करवाते थे। इससे धान के फसल में देर हो जाती थी। इसके अलावा जिस खेत में नील की खेती होती थी, उसमें फसल कटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाया जा सकता था। इस सब का असर यह होता था कि किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती थी। जब कभी भी सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था, तो किसानों के पास पहले का रखा अनाज नहीं होता था। ऐसे में वे या तो महाजनों से कर्ज लेते थे या भूखे रहते थे। नील दर्पण। नील की खेती के कारण किसानों को जो कठिनाई हो रही थी, उसे उस समय के एक बंगाली नाटक नील दर्पण में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस पुस्तक में लेखक दीनबंधु मित्र थे। 1860 में यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम के छपी थी, ताकि अंग्रेज़ों के गुस्से को उन्हें झेलना नहीं पड़े। इसमें उसकी खराब नीति का बखान किया गया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। इस नाटक में नील किसानों की दुर्दशा वास्तविक रूप में सामने आई है। एक नील किसान गुलुक चौधरी नाटक का पात्र अपने साथी किसान से कहता है कि मैं अब नील की खेती नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। भीख मांगकर खा लूँगा। अगर सरकार से ज़्यादा तंग किया तो गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन अब नील की खेती नहीं करूंगा। नील किसानों का विद्रोह। बंगाल में नील की खेती बड़े पैमाने पर करवाई जा रही थी। इससे वहाँ के किसान बहुत दुखी थे। बार बार पड़ने वाले अकाल व भूखमरी से परेशान किसानों ने विद्रोह कर दिया। वे नील की खेती करने से मना करने लगे। साथ ही उन्होंने बागान मालिकों को लगान चुकाना भी बंद कर दिया। औरतों ने पुरुषों के साथ मिलकर नील की फैक्ट्री पर, जहाँ नील बनाया जाता था, पर हमला बोल दिया। इस संघर्ष में भारतीय जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया। वे अपने क्षेत्र में अंग्रेज मकान मालिकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे विद्रोह फैलने लगा, बंगाल के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अखबारों और अन्य पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर इसका भरपूर समर्थन किया गया। इन लेखों ने अंग्रेज सरकार को नील की खेती की समस्या से परिचित कराया। नील दर्पण का उदाहरण आपके सामने है। अखबारों में अंग्रेजी बागान मालिकों के जोर जबरदस्ती एवं किसानों पर लिए गए अत्याचार के विषय में खूब लिखा गया है। इस विद्रोह की एक खास बात यह रही कि सरकार ने इसे दबाने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे बंगाल के कुछ इलाकों में इसकी खेती पूर्णतः समाप्त हो गई। बिहार और नील की खेती। बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाकों में की जाती थी। यहाँ अंग्रेज बागान मालिकों ने कुछ बड़े जमींदारों से ज़मीन पट्टे पर प्राप्त किए और नील की खेती शुरू करवाई। जमींदारों ने भी अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए खुशी से अपनी ज़मीन अंग्रेज़ों को दे दी। इन दो क्षेत्रों के अलावा भागलपुर, शाहाबाद क्षेत्र में भी नील की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई। नील के अलावा अंग्रेज़ों ने इस इलाके में अफीम, पटसन और शोरा नामक नकदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर शुरू करवाया। वर्तमान गया जिला अफीम उत्पादन में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। यहाँ नील का उत्पादन कैसे होता है उसका चित्र दिखाया गया है। नील के खेतों के पास नील का एक कारखाना। विलियम सिस्पन का यह चित्र है 1863 का। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वैक्स हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपन कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद में इसे घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों में खंगाला जाता था। अब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था।
तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पापड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद नील की लुगदी को दूसरे कुंड निर्धारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील के लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टिकरों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। हौद में घोल हिलाने वाला। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों के 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील को घोल में खड़े रहना पड़ता था। यहाँ वाट एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र को वाट कहा जाता है। बिहार में नील की खेती को 2 तरीकों से की जाती थी, जिरात और आसीमावार। जिरात में सीधे अपनी देखरेख में अंग्रेज बगान मालिक मजदूरों से खेती करवाते थे। आसीमावार में बगान मालिक रैयतों को उनके स्वयं की ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। कुछ रैयतों को तो अंग्रेज़ों ने नील खेती के लिए आरक्षित तक कर लिया था। अंग्रेज उन्हें बस खेती का खर्च देते थे। कृषि कार्य में लगने वाले श्रम के बदले उन्हें काफ़ी मजदूरी दी जाती थी। 3 कठिया प्रणाली इसी के अंतर्गत चंपारण में प्रचलित किया गया। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी ज़मीन में 3 कट्ठे प्रति बीघे की दर से नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके विषय में आप आगे के पाठों में पढ़ेंगे। इन दोनों प्रकार की खेती में किसान शोषित होते थे। नई भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य निर्माण की दिशा में उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। इसने भारत में अंग्रेजी शासन को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन व्यवस्थाओं ने भारत के परंपरागत भू संपत्तियों तथा आम किसानों दोनों में कई तरह के असंतोष को जन्म दिया। इसकी अभिव्यक्ति उन लोगों द्वारा समय समय पर किए गए विद्रोह के रूप में मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।